तो सम ऑफ डिजिट्स मेथड थोड़ा सा कम से कम कॉन्सेप्ट जरा फाइनल कर लेते हैं जरा। ये रजिस्टर भी लिखें जो मैं लिखूंगा आपके सामने, रजिस्टर खोलेंगे। मेथड का नाम क्या है? सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन यूज होते हैं ताकि डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे एलोकेट किया जा सके। तो डिफरेंट एसेट्स डिफरेंट सिचुएशन में अकॉर्डिंगली मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। हमारा इस वक्त मकसद ये इन मेथड्स को पढ़ने का, डिस्कस करने का, कि इन मेथड्स का जरा आइडिया हो जाए ताकि क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ जरूरत पड़े तो अकॉर्डिंगली फिर मेथड्स को अप्लाई किया जा सके। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में काइंडली क्या होता है, जरा मुझे अगर 2 मिनट आप अगर दें, मैं एक्सप्लेन पहले कर दूँ। तो मतलब मीसो से साथ साथ लिखने के बजाय पहले जरा मेरे साथ जरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाए जरा। सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड में बेटा सबसे पहले जो भी एसेट की यूजफुल लाइफ होगी उसको लिस्ट डाउन कर लिया जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर किसी एसेट की यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है तो लिस्ट डाउन कर लेंगे 1 2 3 4 5। अगर 10 इयर्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट स्टेप इज लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। तो लेट्स अज्यूम मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें एसेट की यूजफुल लाइफ जरा बात सिंपल सी रख लेते हैं 4 इयर्स है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, बोलते जाइएगा साथ साथ, लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। सेकंड स्टेप फिर ये होता है कि आपने इसका एक सिंपल सम कर देना है। मींस 1 + 2 + 3 + 4 करें सम, 10 बन जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता तो जितना भी लिस्ट हुई हो उसकी आपने सिंपल सम करना है। लेकिन अगर यूजफुल लाइफ जरा ज्यादा हो जाए, 20 साल 30 साल हो जाए, तो ये प्लस करने में जरा टाइम ज्यादा लगेगा। तो फिर इस सम का ये जो भी 10 हमने फाइंड आउट किया इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है। तो आएगा कुछ में n मल्टीप्लाइड बाय n + 1 डिवाइड बाय 2। तो ये सम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। अगर तो फिगर छोटी सी हो तो फिर तो शायद जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यूजफुल लाइफ ज्यादा हो जाए, लंबा अरसा हो जाए, तो प्लस करने की बजाय बार बार आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में जो n है वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, नंबर ऑफ ईयर्स मींस यूजफुल लाइफ के जो ईयर्स हैं। तो अगर अप्लाई करते हैं, अगर इसी 4 इयर्स की बेस पे करना हो तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 मींस 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मींस 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू। तो अगर तो फिगर थोड़ी सी है तो शायद जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यूजफुल लाइफ ज्यादा हो जाए तो टोटल करने के लिए n मल्टीप्लाइड बाय n + 1 और डिवाइड बाय 2 वाला फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। क्लियर हो जाएगा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। सेकंड स्टेप सम ऑफ द इयर्स जो आपने लिखे थे। देन बेटा कुछ कॉलम्स बन जाएंगे। एक फर्स्ट कॉलम में ये हो गया, नेक्स्ट कॉलम में फिर आपने रिवर्स ऑर्डर में इन इयर्स को लिखना। मींस 1 2 3 4 अगर था तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखूंगा, 4 3 2 और 1। और फिर ये जो सम आया था ये फ्रैक्शन बन जाएगा। मींस 4/10 3/10 2/10 एंड 1/10। रिवर्स ऑर्डर में ईयर्स लिखते हैं और जो सम आया था उसको फ्रैक्शन के तौर पे डिवाइड बाय करते हैं। इट मींस जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए डेप्रिसिएशन की फ्रैक्शन अब बन गई है 4/10, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए एंड फर्स्ट ईयर के लिए, सॉरी फोर्थ ईयर के लिए सिंपली इस तरह से फ्रैक्शंस बन जाएंगे। देन हर साल की जो फ्रैक्शन है इसे आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है डेप्रिशिएबल अमाउंट से। क्या होती है डेप्रिशिएबल अमाउंट? तो हर साल डेप्रिशिएबल अमाउंट, लेट्स अज्यूम कॉस्ट इज 100,000 एंड सपोज रेजिडुअल वैल्यू इज 20,000। तो जो भी फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई होते जाएगी डेप्रिशिएबल अमाउंट से। उसकी बेस पे आपके पास फिर डेप्रिसिएशन ईयर वाइज कैलकुलेट हो जाएगी। डेप्रिसिएशंस का अगर टोटल कर लेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर कॉस्ट में से लेस कर देंगे तो WDV कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, मुझे जरा एक लाइन करवा दें, उसके बाद फिर आप बाकी भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर पकड़ना जरा। अब जो 4/10 लिखा हुआ है उसका क्या होना है, ईयर जो 1 लिखा है वो फर्स्ट ईयर है, 4/10 फर्स्ट ईयर की फ्रैक्शन है, और 4/10 में मल्टीप्लाई होना है 1 लाख माइनस 20,000 मीन्स 80,000 इंटू 4/10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा,
सॉरी 32,000 इज डेप्रिसिएशन, और फर्स्ट ईयर तक एक्यूमुलेटेड भी 32 ही होगी, और 1 लाख कॉस्ट में से अगर 32 माइनस करें तो 68,000 WDV बन जाएगी। फॉर्मूला ऑफ WDV इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बात समझ आ गई प्लीज? हर साल जो भी फ्रैक्शन बन गई है सिंपली मल्टीप्लाई होता जाना है डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही होगा, थर्ड ईयर ये आप इंडिविजुअली आप कर लें, टेबल बनाए। तो हर साल की जो फ्रैक्शन है वो डेप्रिशिएबल अमाउंट से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई होती जाएगी। ये वर्किंग काइंडली अब लिख के जरा कंप्लीट कर। डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट एसेट्स के लिए यूज होते हैं। इस वक्त शायद मेन फोकस ये होना चाहिए कि ये मेथड्स अप्लाई कैसे होने हैं वो जरा क्लियर हो जाए। बाकी किस सिचुएशन में कौन सा मेथड है वो इंशाल्लाह फिर बातें ऐसा ऐसा आपको पता चलती जाएंगी। पहले कंप्लीट करें टेबल। ये इधर ऐसे चला ना यार, इधर सारे किसमें वो तो हाँ नहीं चल रहा इधर, कौन सा कनेक्शन हुआ? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है मेरी बात? जी हो गए फिगर्स? सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन 24,000 एक्यूमुलेट करके हो जाएगी 56,000, और 1 लाख माइनस 56,000 मीन्स 44,000। थर्ड ईयर में 16,000, 72,000 एंड 28,000। 8,000, 80,000 एंड 20,000। हो जाती है वर्किंग सर? सारी फिगर समझ आ गई कैसे आई है? एक्यूमुलेटेड फिगर कैसे आई है? नहीं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सम हुई है, ईयर वाइज जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती जा रही है। मसलन ये 56,000 कैसे आया? 32,000 प्लस 24 फाइनली 80,000, 72 प्लस 8, तो टोटल जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होती जा रही है उसका सिंपली प्लस कर रहे हैं। और WDV का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस, तो कॉस्ट बेटा 1 लाख ही है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होता जा रहा है, फर्स्ट ईयर में 1 लाख माइनस 32, सेकेंड ईयर में 1 लाख माइनस 56,000 एंड सो ऑन। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? वंस अगेन जो कल दो सेंटेंसेस लिखे थे अगर आप देखेंगे और से तो शायद यहाँ भी अप्लाई हो रहे हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं? कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल क्लियर रखना, भी इनकी मुसलसल जरूरत पड़नी है। डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट 80,000 है ब्रैकेट में, कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू, तो वही डेप्रिशिएबल अमाउंट फाइनली क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर हो गई है 80,000 अगर 4 साल पूरे हो गए। और फोर्थ ईयर के एंड पे अब WDV हमारी कितनी है? 20,000, जो रेजुअल वैल्यू की इक्विवेलेंट है। तो मेथड कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ यूज, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर आप सही वर्किंग कर रहे हैं
तो आपकी जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल, और जो WDV है वो रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल होगी, लेकिन हर साल नहीं, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। जब यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो ये दोनों सेंटेंसेस एज इट इज रेलिवेंट रहेंगे। थोड़ा सा जरा अगर रिवाइज कर लें अपने माइंड में, अगर सम ऑफ डिजिट्स अप्लाई हो रहा हो, फर्स्ट स्टेप इज कि जो यूजफुल लाइफ है उसके ईयर्स को लिस्ट डाउन कर लें। सेकेंडली उनका सम कर लें, उनका टोटल कर लें। नंबर 3 नेक्स्ट कॉलम में रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। अगर 10 इयर्स होते हैं फॉर एग्जांपल, तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, 10 9 एंड सो ऑन 7 8 वगैरह। लेकिन अगर 4 साल थे तो 4 3 एंड 2 एंड 1, और देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स, तो इससे एक फ्रैक्शन बन जाएगा। तो जिस साल के सामने हमने लिखा उसका उस साल का रेलिवेंट फ्रैक्शन बन गया। तो फर्स्ट ईयर की फ्रैक्शन इज 4/10, सेकेंड ईयर की 3/10, 2/10 एंड 1/10 सॉरी। और हर साल इस फ्रैक्शन ने मल्टीप्लाई होना डेप्रिशिएबल अमाउंट से। डेप्रिसिएशन की फिगर जरा देखें नेक्स्ट कॉलम में। इसमें भी, इस मेथड में भी फर्स्ट ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा और नेक्स्ट ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम है। तो उन एसेट्स पे ये मेथड एप्लीकेबल है जो शुरू वाले सालों में ज्यादा बेनिफिट दे रहे हो, और ग्रेजुअली इस्तेमाल होने के बाद उनसे अगर बेनिफिट्स कम मिल रहे हैं तो फिर जिस तरह रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, उसी तरह सम ऑफ डिजिट्स मेथड में भी शुरू वाले सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, और बाद वाले जो साल होते हैं यूजफुल लाइफ के उसमें कम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है। तो ये जस्ट मैं कुछ कॉन्सेप्ट चीजें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, वरना आपके लेवल पे एग्जामिनर आपका मेथड बताएगा, आपको शायद उसकी एप्लीकेशन का पता होना चाहिए। उसमें बेटा उसके रेट में पहले ही आ गई होती है। जब हमने रेट निकाला था तो रेट के फॉर्मूले में रेट कैलकुलेट ऐसे हुआ है कि उसमें रेजिडुअल वैल्यू का इफेक्ट आ गया हुआ। तो सॉरी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर है तो फर्स्ट ईयर कॉस्ट से रेट अप्लाई हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स फिर WDV से। तो विदाउट डिडक्टिंग फर्स्ट ईयर रेजिडुअल वैल्यू, बिकॉज ऑलरेडी रेट में उसका इफेक्ट आ गया होता है। ठीक है जी, क्लियर होगी प्लीज बातें। चलें फोर्थ मेथड ढूंढें, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। बेटा डेप्रिसिएशन नहीं कह रहा, वर्ड से पूरा सुन लेना यार। Accumulated depreciation is equal to accumulated depreciation। जो सेंटेंस लिखा है कैंडी उसी को पढ़े ना। Accumulated depreciation जितनी उतनी डेप्रिशिएबल अमाउंट है, डेप्रिसिएशन नहीं कह रहा। देन बेटा नेक्स्ट पेज पे दो मेथड्स और लिखे हुए हैं। फोर्थ नंबर नंबरिंग करना है जरा। फोर्थ मेथड इज मशीन आवर मेथड, एंड लास्ट वन फिर आ जाएगा प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। ये जो दो मेथड्स हैं, मशीन आवर मेथड हो या यूनिट्स मेथड हो, ये मशीनरीज के लिए यूज किया जाता है। मशीनरीज की डेप्रिसिएशन मशीन आवर्स या यूनिट्स मेथड से भी चार्ज हो सकती है। तो पहले जरा फॉर्मूला एज इट इज पढ़ लें, ये शायद सिंपल है। इसकी फिर एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये जरा मशीन आवर मेथड की जो हेडिंग लिखी हुई है, मशीन आवर मेथड बेटा अगर है तो एक पहले मशीन आवर का रेट कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला पढ़े आगे जरा, क्या लिखा हुआ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय बेटा लिखा है इफेक्टिव टोटल वर्किंग आवर्स। आप जरा स्ट्रेट लाइन मेथड का जरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ज़हन में ला जरा। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू है डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ है। ये मेथड उससे मिलता जुलता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो यूजफुल लाइफ है ना वो ईयर्स में काउंट होती है, नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल 10 साल 15 साल जो भी है। लेकिन अगर आपने मशीन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी हो तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू सेम है, डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी, लेकिन डिवाइडेड बाय फिर आप जो यूजफुल लाइफ है वो ईयर्स में काउंट करने की बजाय आवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स उसे जो मशीन आपने खरीदी है, आप ये एस्टिमेट करेंगे कि ये अप्रोक्सीमेटली अपनी पूरी लाइफ में कितने घंटे यूज होगी। तो रादर देन के यूजफुल लाइफ को ईयर्स में काउंट किया जाए, अगर आप यूजफुल लाइफ को आवर्स में कैलकुलेट करेंगे तो देन आपका मेथड स्ट्रेट लाइन की बजाय मशीन आवर मेथड कहलाएगा। तो यहाँ बेस में जो वर्ड्स हैं वो क्या पढ़े जरा दोबारा। इफेक्टिव टोटल वर्किंग आवर्स का मतलब है कि जब से मशीन ली है वहां से लेके जब तक एक्सपेक्टेड है कि इस्तेमाल होगी, जो भी इसकी यूजफुल लाइफ टोटल है, उसमें ये मशीन कितने आवर्स यूज होगी, उसे फिर यहाँ लिखा हुआ है टोटल इफेक्टिव यूजफुल लाइफ है, लेकिन मशीन आवर्स में। तो यूजफुल लाइफ जो है वो ईयर्स में भी काउंट हो जाती है, लेकिन अगर आप मशीन आवर्स मेथड से वर्किंग करना चाह रहे हो तो आप टोटल इफेक्टिव उसके मशीन आवर्स अगर कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से भी एक डेप्रिसिएशन मशीन आवर्स की बेस पे कैलकुलेट हो सकती है।
तो मेरी बात समझ आ रही है प्लीज? रादर देन यूजफुल लाइफ कैसे गिने, ईयर्स में गिने, ईयर्स की बजाय कैसे गिन रहे हैं, आवर्स में गिन। ठीक है, मशीन ने कितने से इस्तेमाल होना, इससे होगा क्या, जरा एक छोटी सी वर्किंग पहले देखें आप। लेट्स अज्यूम जिस मशीन की हम बात करें उसकी कॉस्ट 50 लाख है और रेजिडुअल वैल्यू सपोज एक्सपेक्टेड है 1 मिलियन। देयरफॉर डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है जी, बोला करें सर? डेप्रिशिएबल अमाउंट छोटे छोटे फार्मूले सेट करें जहन में, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू किया ना मैंने, तो 40 लाख क्या है डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब लेट्स अज्यूम ये एक्सपेक्टेड है कि ये मशीन अपनी पूरी लाइफ में 100,000 आवर्स इस्तेमाल होगी। कैलकुलेटर पकड़े जरा, व्हाट इज 1 लाख जो इस वक्त मैंने बेस में लिखा, टोटल आवर्स सपोज 1 लाख आवर्स इस्तेमाल होगी। आंसर सॉल्व करें जरा, आपका बेटा एक आंसर आएगा 40 आ रहा था ये, व्हाट इज दिस 40? नहीं रेट तो ठीक है, रेट भी है, मशीन रेट भी है, वो भी है, लेकिन दिस इज 40 रुपीज पर आवर। ये 40 लाख रुपए थे ना, 40 लाख रुपयों को हमने 1 लाख घंटों से डिवाइड किया है, ऐसे ही हुआ ना यार। अगर फॉर एग्जांपल 40 लाख हो और 4 साल हो, 40 लाख और 4 साल हो, तो आपका आंसर सिंपल, मैंने फिगर बताइए 40 लाख लिखें फॉर कैलकुलेटर, 40 लाख डिवाइड बाय 4। अगर 4 इयर्स हैं तो आंसर कैसे बोलेंगे जो 10 लाख आया? डेप्रिसिएशन इज 10 लाख रुपीज पर ईयर। पर ईयर क्यों बोला, क्योंकि बेस में ईयर से, अब बेस में अगर आवर्स हैं तो ये आंसर कैसे बोलेंगे 40 रुपीज पर आवर। मीनिंग इसका ये है, हमारी वर्किंग ये कहती है कि अगर मशीन 1 घंटा चलेगी तो उस घंटे का चलने के बाद मशीन 40 रुपीज कम हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे चलेगी 80 रुपीज हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 घंटे चलेगी, कर लें कैलकुलेटर, कर लें कैलकुलेटर, मतलब 200 से 40 क्या निकाल लिया हमने, 1 घंटे का रेट निकाल लिया है। अब अगर इससे 1000 आवर्स हैं तो 1000 मल्टी 40 मीन्स 40,000 एप्रिशिएट हो जाएगी। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मशीन आवर मेथड, आप रेट पर आवर कैलकुलेट कर लेंगे और फिर ड्यूरिंग द ईयर मशीन जितने जितने घंटे इस्तेमाल हुई होगी जिस जिस साल, अकॉर्डिंगली उससे मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिव ईयर्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल लेट मी फिनिश एक मिनट, लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर में, ईयर 1 में आपने मशीन को 1000 आवर्स अगर इस्तेमाल किया तो मल्टीप्लाइड बाय 40 करके फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन बन गई 40,000। ईयर 2 में अगर फॉर एग्जांपल आपकी मशीन 5000 आवर्स इस्तेमाल हुई है तो मल्टीप्लाइड बाय 40 करें जरा, करें 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 प्लीज, 5000 40 2 लाख। अब क्या आया, अब ये क्या फाइंड आउट करता जा रहा हूँ, 40 पहले क्या फाइंड आउट हुआ, 1 घंटे की डेप्रिसिएशन आ गई, देन इस रेट को सामने रख लेंगे और जिस ईयर में मशीन जितने जितने घंटे इस्तेमाल हुई होगी अकॉर्डिंगली उससे 40 को मल्टीप्लाई करके ईयर वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट ईयर 8000 मशीन आवर्स इस्तेमाल हुए हैं तो 8000 इंटू 40 मीन्स 3,20,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो जरूरी नहीं कि इस मेथड में हर साल की डेप्रिसिएशन सेम आए, एक्चुअल आवर्स जो इस्तेमाल हो रही होगी मशीन उसका फिर इस 40 के रेट से जो भी हमारा मशीन और रेट आया होगा उससे मल्टीप्लाई करके वर्किंग कर लेंगे। बात समझ आ गई? प्लीज लिख लें, जरा नोट कर लो फिगर्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई? जी जो लास्ट लाइन में हजरात हैं, ओके प्लीज। जी एनी कंफ्यूजन प्लीज? जी सर। नहीं नहीं ये नहीं, बट मैं रिपीट कर दूं, मैंने कहा डेप्रिशिएबल अमाउंट तो वही है शायद दोनों में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मशीन और ये सॉरी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो या सम ऑफ डेट्स मेथड हो, इन दोनों में कॉमन ये है कि पहले सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रही है और सब्सिक्वेंटली नहीं, वो नहीं, वो तो फिर मैंने बताता हूँ मैंने क्या कहा। इन मेथड से अगर आप वर्किंग करेंगे तो एसेट की यूजफुल लाइफ के फर्स्ट ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी और सब्सिक्वेंट ईयर्स में कम आएगी।
देन मैंने ये कहा है कि नॉर्मली देयरफॉर ये मेथड्स उन एसेट्स के लिए यूज होते हैं जो शुरू वाले सालों में जरा ज्यादा बेनिफिट्स दे रहे होते हैं और बाद वाले सालों में ग्रेजुअली उनकी परफॉर्मेंस कम होती जा रही होती है। तो ये तो जस्ट मैं उसकी एप्लीकेशन बताइए, वरना कैलकुलेशन तो होगी ही होनी। मतलब ये डिफरेंट मेथड्स की कैलकुलेशन एक अपनी जगह, फिर किस मेथड को किस एसेट के लिए यूज होना चाहिए वो मैंने साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो बाकी अब वो तो हमें आपके लेवल पे एग्जामिनर ही बताएगा कि किस एसेट को कैसे डेप्रिशिएट करना है। असल में स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, नॉर्मली हर साल डेप्रिसिएशन सेम है, तो वो मेथड वहाँ सूटेबल है, बिल्डिंग्स के लिए नॉर्मली सूटेबल होता है, जिसमें शायद उस तरह से बिल्डिंग की वियर एंड टियर इतनी नहीं, नॉर्मली बिल्डिंग सेम बेनिफिट दे रही होती है साल। लेकिन मशीनें समटाइम्स शुरू वाले सालों में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं और ग्रेजुअली उनकी परफॉर्मेंस इस्तेमाल होने की वजह से ऐसा ऐसा कम हो जाती है या उस तरह की नहीं रहती जिस तरह पहले। या गाड़ी की एग्जांपल रख लें, बाइक की एग्जांपल ले लें, नई बाइक अगर होगी तो उसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की भी कम जरूरत पड़ती है शुरू के सालों में, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उसकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रहती जिस तरह जब आपने शुरू के सालों में उसे परचेज किया हो। तो वो तो मैं सिर्फ जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लॉजिकली स्पीकिंग किन सिचुएशंस में ये मेथड्स यूज होने चाहिए। ठीक है, नहीं आपका वो क्वेश्चन एड्रेस हो गया? जी जी। नहीं असल में बेटा सिर्फ एसेट्स जो हैं एक तो यूज होने से उनकी वैल्यूज रिड्यूस होती हैं, लेकिन सिर्फ यूज करने से नहीं, एसेट्स पड़े पड़े भी खराब हो जाते हैं, आप ऑब्सोलीट हो जाते हैं। ऑब्सोलीट वर्ड सुना कभी? आउटडेट हो जाते हैं। मतलब मशीन आपने ली आज से 10 साल पहले, नया मॉडल आ गया तो नया मॉडल आने से उसकी वैल्यूज कम हो गई। तो इसलिए डेप्रिसिएशन का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि डेप्रिसिएशन हम स्टार्ट कर लेते हैं व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। इट्स शायद इररिलेवेंट कि वो इस्तेमाल हो रही है नहीं, लेकिन अगर वो इस्तेमाल नहीं भी हो रही तो इवन देन ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वर्थ रिड्यूस हो जाती है। तो वो तो मैं जस्ट जरा चीजें आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, वरना डेप्रिसिएशन के लिए इसीलिए हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखा हुआ है। ये वर्ड सुने हुए जो मैंने बोला, डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज, सुना होगा ये वर्ड आपने। तो अब अगर एक्चुअली यूज वो नहीं भी हो रहा तो उसकी डेप्रिसिएशन इसलिए क्योंकि चीजें इस्तेमाल ना भी हो तो उन वो ऐसा ऐसा पुरानी भी हो जाती हैं और पुरानी चीजें के साथ साथ उन आउटडेट भी हो जाती हैं जिससे उनकी वर्थ कम हो जाती है। ठीक है जी, ये मैंने जो 1000 और 5000 लिखा है ये को बताएंगे मैंने क्या लिखा? हाँ जी, ये जरा साथ अगर मेंशन ही करनी है, मैंने आर्स लिखे हैं, ये मैंने आर्स अज्यूम किए हैं कि लेट्स अज्यूम ईयर 1 में 10,000 आवर्स और ईयर 2 में 5000 आवर्स को थोड़ा सा पॉसिबल अगर है तो लिख लें जरा। मतलब मीन्स से जो भी आवर्स इस्तेमाल हुए इनटू 40 रेट पर आवर। जी बेटा फर्स्ट 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन निकालें या नेक्स्ट ईयर्स की, वो तो फिर आपकी अपनी चॉइस है ना, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के मुताबिक। नहीं बेटा ये मल्टीपल ऑफ कहना मुनासिब नहीं है, वो फ्रैक्शन आप यूज करें, वो ठीक है मल्टीपल शायद बन रहा है लेकिन आप सिंपली फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय डेप्रिशिएबल अमाउंट, बाकी तरीका तो शायद डिफरेंट और भी हो सकता है। ठीक है खालिद साहब? जी हमजा आपको समझ आ गया? जी एनी अदर कंफ्यूजन प्लीज? तो मशीन आर मेथड की अगर समरी की जाए, मींस व्हाट इज मशीन आर मेथड, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कैलकुलेट द मशीन आर रेट या डेप्रिसिएशन पर मशीन आर, और देन उस रेट को आप यूज कब करेंगे या कैसे करेंगे, इस तरह कर लें जब ईयर्स एक्चुअली आ जाएंगे। मींस फर्स्ट ईयर अगर आया तो फर्स्ट ईयर में एक्चुअली मशीन कितना इस्तेमाल हुई मल्टीप्लाइड बाय दैट रेट, सेकंड ईयर में मशीन एक्चुअली कितना इस्तेमाल हुई और मल्टीप्लाइड बाय दैट 40 रेट। मींस ये जो मैंने 1000 और 5000 लिखा ये क्या लिखा? ये आर्स तो हो ठीक है मैंने लिखे, ये कौन से आर्स हैं? ये जो एक्चुअली ईयर 1 में और ईयर 2 में यूज हुए। तो जो रेट आ जाएगा उससे फिर हम जिस साल जितने जितने मशीन के घंटे इस्तेमाल हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन? देन बेटा इससे मिलता जुलता एक और मेथड भी है, ये कुछ कह रहे थे इस मेथड में, ये जो मेथड है मशीन आर मेथड, अगर मशीन यूज ही नहीं हुई, एक क्वेश्चन है जी, अगर मशीन यूज ही नहीं हुई तो एक्चुअल आवर्स अगर जीरो होंगे तो बेटा डेप्रिसिएशन भी जीरो होगा।
तो इन मेथड्स में ये जो मशीन और मेथड है, डेप्रिसिएशन तभी चार्ज होगी अगर आपकी मशीन इस्तेमाल हुई है, और अगर इस्तेमाल नहीं हुई है तो फिर इन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। ठीक है, तो आपके जहन में जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ा सा अगर मुझे और वेट कर लें। वैसे बात मेरी यहाँ तक समझ आ गई, लेकिन इसमें और एक्सप्लेनेशन है, वो मेरा ख्याल इस वक्त रहने तो मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा। इसी मेथड से ही इसी मेथड से मिलता जुलता एक लास्ट मेथड है, जरा उसको भी पहले पढ़ लें, फिर बात अगर कोई क्लियर करना रहेगी तो कर बताता हूँ। नाम पढ़ें जी, क्या इसका फार्मूला देखें जी, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड का फार्मूला। ये तकरीबन मशीन और मेथड वाला फार्मूला ही है। क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। तो बात बड़ा सिंपल ये है कि जो यूजफुल लाइफ है वो ईयर्स में भी आ जाती है, जिस तरह स्ट्रेट लाइन मेथड में यूजफुल लाइफ आप आवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यूजफुल लाइफ आप नंबर ऑफ यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपने फॉर एग्जांपल कोई मशीन खरीदी है, ये नॉर्मली ये मेथड मशीनों से रिलेटेड ही है। आपने जो मशीन खरीदी है वो आपको कितने गुड्स के यूनिट्स बना के देगी, तो रादर देन आवर्स एस्टिमेट किए जाए, और अगर आप यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एस्टिमेट कर लें तो यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे भी मेथड ये डेप्रिसिएशन का बन सकता है इस केस में। लेकिन अब डेप्रिसिएशन पर आर नहीं कैलकुलेट होगी, डेप्रिसिएशन पर यूनिट कैलकुलेट होगी। तो कॉन्सेप्ट शायद वही है, लेकिन बेस में आवर्स की जगह क्या है? यूनिट्स है। मींस टू से टोटल लाइफ में मशीन ने कितने यूनिट्स बनाने हैं उसको एस्टिमेट किया जाता है अगर यूनिट्स मेथड इस्तेमाल हो रहा हो। तो फिगर्स मैं दोबारा यूज करता हूँ, आप लोग अब फाइनल फिगर्स का जरा मीनिंग खुद से बताइएगा। लेट्स अज्यूम मशीन की कॉस्ट 80 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू सपोज 0 है। ये हो सकता है? वैसे ये होती क्या है रेजिडुअल वैल्यू? एंड में रिसीव होनी है। तो लेट्स अज्यूम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एंड में कुछ पैसे मिलेंगे, विच मीन सारा का सारा 80 लाख रुपीस फिर बिजनेस में ही कंज्यूम हो जाएगा। तो लेट्स अज्यूम 8 मिलियन इज द कॉस्ट, रेजिडुअली अगर 0 है तो 8 मिलियन ही फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट बन जाएगी, डिवाइडेड बाय सपोज 2 लाख चलें कर लें, वो जरा फिगर सेम आ जाएगी, मैंने डिफरेंट की है जरा। लेट्स अज्यूम 50,000 यूनिट्स एक्सपेक्टेड है, कैसे बनेंगे? कैलकुलेटर पकड़ें। ये मेरा ख्याल जरा सही राउंड फिगर नहीं आएगी। चलिए जरा मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि राउंड फिगर आ जाए। सपोज 80,000। ये मैंने जैसे इसलिए चेंज किया ताकि राउंड फिगर आ जाए, वो पॉइंट्स में ना ही बायस हो। व्हाट इज 8 मिलियन? दोबारा जरा बोल दें, व्हाट इज 8 मिलियन? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस जो लाइफ में एक्सपेक्टेड है। आंसर आएगा आपका 100 शायद। इस 100 को एक्सप्लेन करें, 100 क्या है? 100 रुपीस पर यूनिट। मीन्स से जब एक यूनिट बन जाएगा तो हमारी ये वर्किंग कहती है कि मशीन 100 रुपीस डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब आप बताएं ये 100 यूज कब होगा? ये 100 कैलकुलेट हो गए, इसे इस्तेमाल कब करेंगे? ईयर वाइज इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से अगर फर्स्ट ईयर में आपने 5000 यूनिट्स बनाए हैं, 5000 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए? 100। आंसर आपका आएगा 5 लाख। तो व्हाट इज 5 लाख? डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर बेस्ड ऑन यूनिट्स मेथड। सेकेंडली सपोज सेकेंड ईयर में आपने अगर 8000 यूनिट्स बनाए हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 8 लाख। तो हर साल फिर ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, क्योंकि यूनिट्स की बेस पे है, तो एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर ईच रिस्पेक्टिव ईयर। ठीक है, लिख लें बच्चे। आई होप कि ये तो क्लियर हो गया यार। तो मशीन आवर्स की एक वेरिएशन है, लेकिन रादर देन के आप लाइफ को घंटों में एस्टिमेट करें, इट इज पॉसिबल कि आप अपनी लाइफ को ईयर्स यूनिट्स में एस्टिमेट करके अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें। लेकिन ये जो मेथड नंबर 4 और 5 है, ये मशीनों के लिए नॉर्मली यूज होता है।